चलने दो। देखिए, सभी को नमस्कार। प्राकृतिक खेती में अंदर एक बात बताई गई कि जो खेती का विज्ञान है उसमें सबसे पहले ज़मीन है। ज़मीन की खूबसूरती को निखारना ही प्राकृतिक खेती है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब चाहे। अब ये पेड़ है, ये पेड़ अपना भोजन कहीं दूर जाके नहीं ला सकता, तो इसकी एक व्यवस्था है कि इसका पतझड़ होगा, यहीं गिरेगा, यहीं सड़ेगा, सूक्ष्म जीवाणु होंगे। इस जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पतझड़ ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, वैसे वैसे पतझड़ ज़्यादा होगा और ज़मीन में भोजन मिलेगा। मनुष्य को खेती की उन्नति के लिए कुछ करना नहीं था, बस खुराफात बंद करना था। हमने लालच बस खुराफात बहुत की है। जैसे अंदर बात हुई कि ज़मीन की एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिए मेरे सामने ये क्या है, ये कचरा है। अभी क्या है, ये हरा है यानी अभी कटा है। इसको क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ। अंदर बोला गया कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ वर्षा का सीजन है और अब देखो ये ब्लैक कलर का होने लगा है। ये पत्तियां काली रंग की होने लगी हैं। कार्बनिक पदार्थ को काला रंग होने के लिए 2 महीना लगातार नमी में रहेगा तो काला। अभी जैसे एक मिथक है कि एक पदार्थ बाजार में आया है कि ये कचरा सड़ाने के लिए डाल दो, बेस्ट डिकम्पोजर, यानी धान काटो, गेहूं काटो और बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर दो तो वो पराली को उसको सड़ा देगा। नहीं सड़ाएगा। ये सारी घटनाएं प्रकृति के अधीन है, प्रकृति ही सड़ाती है। तो अभी प्रकृति में क्या था, कोई भी गीला कचरा, सूखा कचरा, वनस्पतियों का, फसल के अवशेष, ये जब लगातार 60 दिन तक नमी में रहेगा, 60 दिन तक, तो एक काले रंग का हो जाएगा। अब यहां होने चाहिए सूक्ष्म जीव। जैसे ये मेरा जंगल है, यहां कभी किसी ने पेस्टिसाइड नहीं डाला जमीन में। यहाँ सारे जीवाणु हैं। जैसे मैं कहता हूँ जंगल की मिट्टी ला के जीवामृत बनाइए। अब हमारे इस खेत में कहीं से भी मिट्टी ले लीजिए और जीवामृत आपका बन जाएगा। क्यों? यहाँ पर जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होने चाहिए वो सब हैं, क्योंकि मैंने मारे नहीं, और छाया रहती है, धूप से मरे नहीं। तो क्या हुआ कि कार्बनिक पदार्थ जब नमी रहेगी तो कार्बन बनेगा, और फिर जब वो जीवाणु होंगे तो जीवाणु इस कार्बन को चाटेंगे। फिर सुनना, जीवाणु के मुंह नहीं होता, खाता नहीं है, वो अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब कब करेगा, जब उसमें नमी होगी। अब जैसे ये कार्बनिक पदार्थ है जो मैं अभी दिखा रहा था, अगर ये मैं सुखा दूं और फिर कहूं एक जीवाणु इसको खाएंगे, चाटेंगे, नहीं चाटेंगे। जब कार्बन में नमी ठहरेगी तब जीवाणु चाटेगा। इसलिए मैंने अंदर कहा कि जमीन, जल, प्राकृतिक संसाधन में 2 चीजें, जमीन और जल। जमीन की जरूरत है कार्बनिक पदार्थ और जमीन में जीवाणु, ठीक है ना। अगर मेरे जमीन में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव जंतु हैं, यानी सांप, बिच्छी, चींटी, चींटा, दीमक, केचुआ और सूक्ष्म जीव, तो हमारी जमीन जिंदा है। अब जिसकी जमीन जिंदा है वो किसान जिंदा है। लेकिन हमने क्या किया, सांप को, बिच्छी को, चींटी को, चींटे को, दीमक को, केचुए को जब फसल काटी, आग लगा दी, सब मार दिया। जो नहीं मरे उनको पेस्टिसाइड डाल के मार दिया। जमीन को मैंने मार दिया तो क्या हुआ, हम भी
मरने की कगार पर आ गए। तो अंदर जो मांडवी शिवम ने बताया कि जमीन की सबसे पहली प्रॉपर्टीज हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का होता है कि जमीन में रहने वाले जीव जंतु हों, सूक्ष्म जीव हों। लेकिन सूक्ष्म जीव जीव जंतु हों तो हों कैसे, जब उनका भोजन भी हो। तो भोजन क्या है उनका? भोजन जैसे ये हरा पदार्थ है, वर्मी कंपोस्टिंग अगर किसी को करना है तो ये डाल देगा तो केचुआ खा लेगा, क्योंकि केचुआ इसको खा सकता है। अब दूसरा एक प्राणी है दीमक, अगर ये नमी नहीं है, सूखा है, तो दीमक उसको खा लेगी। दीमक और केचुआ दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों किसान के मित्र हैं। लेकिन भ्रम क्या फैलाया गया? दीमक आपकी दुश्मन है, ये भ्रम फैला दिया गया और हमने दिमाग लगाया नहीं, उनके झांसे में आ गया। तो फिर मैंने क्या, दीमक को मैंने कोई इंसेक्टिसाइड डाल करके मार दिया। उद्देश्य क्या था? दीमक को किसान मारेगा तो केंचुआ भी मर जाएगा, सूक्ष्म जीव भी मर जाएंगे, किसान की जमीन मर जाएगी, और मर जाएगी तो मेरा कारोबार। बस हम समझ नहीं पाए और वो हमको समझाने में सफल हो गए। यानी वो जो समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया, और मुझे जो समझना चाहिए था वो मैं नहीं समझा, तो मेरे ऊपर जो है नाना प्रकार की मुश्किलें आ गई। अब ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ठीक हैं, ज़मीन में कार्बन बहुत है, तो ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि वायु संचार, पानी को रोकने की, पानी को सोखने की सामर्थ्य अच्छी हो जाएगी, ज़मीन मुलायम भी हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थ है, जीवाणु है, तो ज़मीन मुलायम है, ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, और ज़मीन की में जो फसल बोएंगे उसमें कोई बीमारी भी नहीं लगेगी, और ज़मीन में जो फसल बोएंगे उसमें कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना। बात समझ गए ना? तो जो अभी मैंने कल आपको जीवामृत की कहानी बताई, जीवामृत का मतलब है सूक्ष्म जीवाणुओं का विज्ञान। अब कोई किसान जिसके यहाँ ऐसा जंगल महसूस कर दे और खूब कार्बन इकट्ठा कर दे, वो जीवाणु ना डाले, जीवामृत ना बनाए, तो भी 1-2 साल के अंदर दुनिया के सारे जीवाणु यहाँ आ जाएंगे। जीवाणुओं का रचयिता कौन है? ये कुदरत। जहाँ ये कचरा होगा, जहाँ ये कार्बन बनेगा, जहाँ आप पेस्टिसाइड डालना बंद करोगे, सारे जीवाणु अपने आप आ जाएंगे। जब ये प्रकृति हाथी को बना सकती, इंसान को बना सकती, तो छोटे से जीवाणुओं को बनाने में तो चुटकी बजाने का गेम है। हम केवल बस समझ जाएं। बात समझ गए ना? मैं कहता हूं प्राकृतिक खेती में केवल इतना करना है कि मुझे समझना प्रकृति होती क्या है। तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति में 4 चीजें। प्राकृतिक संसाधन में जमीन और जल, 2 प्राकृतिक संसाधनों का मुझे करना है संरक्षण। जमीन की फर्टिलिटी बढ़ानी है, वर्षा जल का पानी रोकना है। फिर 2 चीज़ें हैं, वनस्पतियाँ और जीव। यानी कि खेत में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हो, मैं नफरत ना करूं। जैसे अभी आप देख रहे हो इस जंगल में ये बाग है, बाग के नीचे साफ सफाई है नहीं है, घासें जमी है, कचरा फैला है। लेकिन जो देश में किसान आर्चर्ड लगाया है, नींबू का, केले का, पपीते का, अंगूर का, उसका बाग देखो जाके जरा, बिल्कुल सफा चट मैदान। या तो नींबू का पेड़ है, 2 नींबू के पेड़ में बिल्कुल नंगा पड़ा है, क्योंकि जैसे ही कोई घास उगती है मैं निकाल देता हूं, घास को मैं पनपने ही नहीं देता हूं। तो प्राकृतिक संसाधनों, जमीन का, जल का संरक्षण और वनस्पतियों का, जीवों का संवर्धन, यानी हर जीव से मोहब्बत, हर वनस्पति से मोहब्बत। अब एक किसान कहता साहब मेरी फसल को खरपतवारों ने ढक लिया, आप कहते हो मारो नहीं, तो मैंने मारने को मना किया था ना, उखाड़ के वहीं मल्चिंग करने को थोड़ी मना किया था। अब वो हम पर आरोप लगा रहा, आज ही एक आरोप लगाया कि सचान साहब आप कहते हो वीडीसाइड डाल के खरपतवारों को मारना नहीं चाहिए, और हमने मारा नहीं, तो मेरी मूंगफली को खरपतवारों ने ढक लिया। तो विषय समझना,
मैं अक्सर बोलता हूं, जब आपकी फसल के ऊपर कोई खरपतवार आए तो आप जाइए उखाड़ के वहीं डाल दीजिए। हमने कहा आप कह रहे थे यार बीटीसाइड मत डालना, तो देखिए मेरी मूंगफली खराब हो गई। कल एक किसान ने हमको ये नींबू है, मान लो ये तो संतरा है, नींबू का फोटो भेजा है 2, पूरी पत्तियां कीड़ा खा गया, पूरी पत्तियां कीड़ा खा गया। कह रहा सचान साहब आप कहते हो इंसेक्टिसाइड नहीं डालना चाहिए, देखो मेरे पूरी नींबू की पत्तियां कीड़ा खा गया। तो हमने कहा कीड़ा को खा जाने तो 2 चीजें, कीड़ा खा गया खा जाने तो परेशान मत हो। अभी जब पत्तियां नहीं रहेंगी कीड़ा मर जाएगा, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी, और अभी पत्तियां निकल आएंगी, तो थोड़ा सा इंतजार करो, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं विश्वास है तो आप इसमें संजीवनी खाद का स्प्रे करते रहते। संजीवनी खाद बनाना अभी मैं आपको सिखाऊंगा। नीम की पत्ती गोबर और गुड़ से बनती है। किसी भी पत्ती काटने वाले, पत्ती का रस चूसने वाले इंसेक्ट को वो नहीं करने देती, क्योंकि जैसे इस पत्ती पर कोई कीड़ा पत्ती काट रहा है या पत्ती का रस चूस रहा है और इसमें संजीवनी खाद चिपटी होती, एक लेयर होती, तो कीड़ा जब इसको काट रहा है, चूस रहा है, तो उसको टेस्ट खराब लगता, भाग जाता कहीं और। जैसे अगर हम एक बड़ी शादी विवाह का कार्यक्रम है, 500 लोगों का खाना बनाए, दाल में सब्जी में किसी एक आइटम में 1 बूंद मिट्टी का तेल डाल दूं, 100 किलो पदार्थ है सब्जी, 100 किलो, 1 ड्रॉप केवल मिट्टी का तेल डाल दूं, कोई खाएगा? बस सिंपल सी कहानी यहाँ भी है। इसके ऊपर जब मैं संजीवनी खाद की कोटिंग कर देता हूँ तो इस पत्ती को जब कोई काटने आएगा, जब कोई खाने आएगा, चाटने आएगा, तो उसको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा और वो खेत से चला जाएगा। या तो ऐसे पत्तियों से मोहब्बत थी तो ऐसे हम रोक सकते हैं, और नहीं रोक सकते तो खा गया तो खा जाने दो, अभी पत्तियां फिर निकल आएंगी, चिंता क्यों करते हो? अभी तो नींबू फलेगा आपका देर में, कब नींबू फलेगा? मार्च अप्रैल में, अभी क्या चिंता है? तो हम खेती में कहते हैं कि आपको डराने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं कि खरपतवार ऐसा कर देगा, ये कीड़ा ऐसा कर देगा, ये बीमारी ऐसा कर देगी, और मैं डर जाता हूं। तो शोले फिल्म में डायलॉग तो सब लोग देखे हो, शोले फिल्म सब लोग देखे हो, गब्बर सिंह क्या कहता है? जो डर गया समझो मर गया। तो इतना हम समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम डर जाते हैं तभी हम मरते हैं, और हम जब निडर हो जाते हैं तो हम जिंदा हो जाते हैं। तो खेती में क्या निडरता, डरना तो है ही नहीं, लेकिन हाँ कर्म करना है। कर्म कौन से? प्रकृति, मैंने कहा प्राकृतिक संसाधन, जमीन की फर्टिलिटी और पानी, इसको कैसे बचाया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, जमीन में जीवांश कैसे बढ़ाया जाए, कार्बन कैसे बढ़ाया जाए, जीव कैसे न मरे, इस पर बात करिए। दूसरा, अगर बरसात का पानी मैं बचा सकता हूं तो कितना अधिक से अधिक बचा सकता हूं, इस पर काम करिए। नहीं बचाए हो तो गेहूं धान ऐसी फसल मत बोइए कि जिसमें 200 फुट से पानी निकालना पड़े। अब हम 250 फुट से पानी निकाल के गेहूं की खेती करेंगे, फिर कहेंगे कि मेरा भगवान भला करे। भगवान कद्दू भला नहीं करेगा किसी का। जमीन में आप ये जो खरपतवार हैं, ये जो घासें हैं, जो अवशेष हैं, उनको आप जला देंगे, बेच देंगे, फेंक देंगे, फिर कहोगे कि यूरिया डीएपी मेरा कल्याण करेगी। नहीं करेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज मैंने बोला बायोडाइवर्सिटी। जैसे अभी एक सज्जन जो वहाँ से आए हैं जलगांव से, वो बेचारे नींबू का बगीचा लगा के देख चुके एक बार 8 एकड़ का, फेल हो गए। हमको हर रोज 10-15 फोन बाहर से आते हैं, साहब केले में समस्या है, नींबू में समस्या है, सेव में समस्या है। तो मैंने कहा मोनोकल्चर कर रहे हैं आप। ये पेड़ जो है ना नींबू का, बगल में वो घास जमी है, बगल में दूसरे प्रकार का पेड़ है, इसको ये पेड़ दिख रहे हैं। तो इनके, अब बहुत सारे तो लोग हमारी बात पर हंसते हैं क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं है ना। हम कहते हैं नींबू का पेड़ इस अर्जुन के पेड़ से बात कर रहा है, तो कहते हैं यार ये पागल हो गया क्या सचान? बात तो इंसान करता है, एक पेड़ दूसरे पेड़ से बात कैसे कर सकता है?
मैं कहता हूं कर सकता है, करता ही है। पेड़ का एरियल पार्ट आपस में बात कर रहा है, इनकी रूट आपस में बात कर रही हैं। को एग्जिस्टेंस से अस्तित्व का ये खेल है संसार में। मतलब जितना भी जीव है ना, जितना भी जीव, अगर हमारे गांव से मछली खत्म हो गई, गाय खत्म हो जाए, भैंस खत्म हो जाए, कुत्ता मर जाए, चिड़िया मर जाए, आप कल्पना कर लेना, आप जिस गांव में रहते हो बहुत कुछ तो आप नष्ट कर चुके हो। लेकिन कल्पना करो एक दिन मेरे गांव में कोयल नहीं बोलेगी, मोर नहीं नाचेगी, चिड़िया आवाज़ नहीं देगी, कौवा नहीं होगा, बिल्ली नहीं होगा, कुत्ता गली में नहीं होगा, किसी की नान में भैंस नहीं होगी, बकरी नहीं होगी। आप जरा जी के दिखाना हमको, जी पाओगे? तो जब हम जानते हैं कि हमारा प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था से लेना देना है, अंदर मैंने बोला कि जमीन क्या होती है मैं जानूं, और जमीन से मेरा रिश्ता क्या है वो भी जानूं। पानी क्या है, पानी से मेरा क्या रिश्ता है मैं जानूं। वनस्पतियां क्या हैं, वनस्पतियों से मेरा क्या रिश्ता है मुझे पता होना चाहिए। जीव जंतु क्या हैं, उनसे मेरा रिश्ता क्या है पता होना चाहिए। जब मैं जमीन से, जल से, जंगल से, जीवों से रिश्ता पता कर लेता हूं तो इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। और अगर मेरा कोई रिश्ता है तो मैं भी रिश्ता निभाऊं, इसको कहते हैं कर्म मार्ग। और जब आप असहाय हो जाएं, रिश्ता निभाने लायक ना रह जाएं, चारपाई पर लेट जाएं, तो इन रिश्तों में अब तक 70 साल की उम्र में जल ने, जंगल ने, ज़मीन ने, जीवों ने मुझको पाला, इतना बड़ा जीवन मेरा काट दिया। अब मैं इनकी जय जयकार करूं, इसका नाम है भक्ति। आज क्या हो रहा है, 20 साल का लड़का माला लेके जो है माला जप रहा है। हमने कहा क्या कर रहा है, बोले भक्ति मार्ग पर चला गया हूँ। हमने कहा किसने बताया, बोले महात्मा जी कह रहे सबसे आसान मार्ग मुक्ति का सबसे आसान मार्ग है भक्ति मार्ग। अब वो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय करता रहता है, कल्याण हो जाएगा। कल मैंने बताया ये धरती ही शिव है, ये धरती ही शिव है, और शिव की सेना है जिसको मैं बायोडाइवर्सिटी बोलता हूँ। जमीन के जो जीव जंतु हैं शिव के गण हैं। और ये वनस्पतियां क्या हैं, ये सारी वनस्पतियां माँ पार्वती हैं। मेरा एक पिता है जिसका नाम है आदि पिता सदा शिव यानी धरती, और मेरी एक माता है जिसका नाम है आदि शक्ति माँ दुर्गा माने वनस्पतियां। तो खेती का नाम क्या है, वनस्पतियों की तो खेती करते हैं। चना क्या है, वनस्पति। गेहूं क्या है, वनस्पति। अब दिक्कत केवल ये है कि हमको जो अच्छा लगता है उसकी खेती तो करना चाहते हैं, और जो माँ किसी दूसरे जीव के लिए करती उससे मुझे नफरत है। मैं सोचता हूँ धरती माँ मेरी है और मेरे लिए उगाए केवल। ये बेमतलब का घास घूस इधर उधर जाने क्या क्या माँ बो देती है। बेवकूफ़ है क्या? बेवकूफ़ नहीं है मित्र। केचुए के लिए, चींटी के लिए, गिलहरी के लिए, खरगोश के लिए, और खुद अपने लिए। माँ को भी तो जिंदा रहना कि नहीं, तो माँ अपने जिंदा रहने के लिए घासें उगाती है बरसात में, और आप बीटी साइड दे के मार देते हो। तो तुम अपनी माँ को ही मार रहे हो यार। तो बरसात के सीजन में धरती माता अपना श्रृंगार करती है। क्या करती है? श्रृंगार। जैसे महिलाएं रोजाना सुबह उठ करके श्रृंगार करती हैं कि नहीं, तो ये धरती माता बारिश के सीजन में अपना श्रृंगार करती है। और क्यों करती है और क्यों कर लेती है? क्योंकि बारिश के सीजन में विष्णु की कृपा बरसती है पानी के रूप में, तो खूब अच्छे से श्रृंगार करती है। और करती किसके लिए? करती है जीवों के लिए। हम भी उसमें, मनुष्य भी आता है, ताकि धरती माँ 3 महीना खूब सजती है, खूब संवरती है, खूब अपने लिए सब कुछ करती है। क्यों करती है? ताकि मैं अब फिर से पूरे साल भर धरती के हर एक जीव का पालन कर सकूं। लेकिन बीच में एक विज्ञान आ जाता है। अब विज्ञान क्या है? सच्ची बात मैं बताता हूं।
विज्ञान ये चाहता है कि कारोबारियों का कारोबार चले, केमिकल फर्टिलाइजर कैसे बिकें, पेस्टिसाइड कैसे बिकें, कृषि यंत्र कैसे बिकें, बोरिंग का सामान कैसे बिके, समर कैसे बिके। अन्यथा समझना, अगर मैं प्रकृति को ठीक से समझ जाऊं तो मेरा ये बगीचा है, इस बगीचे में सिंचाई नहीं होती। अब इस मिट्टी का जांच कराओगे ना तो जीवांश कार्बन यहाँ 1.5 और 2 के आसपास मिलेगा। क्यों? अब ये सरकारी है, कोई लालच नहीं है ना किसी को, पड़ा है ऐसे ही, जो हो जाए तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। बस आपके यहाँ कुछ ज़्यादा, आपको लालच ज़्यादा, यहाँ लालच कुछ बिल्कुल नहीं है। तो ये बात थोड़ा सा है कि हमको भी इस बगीचे में मैनेजमेंट थोड़ा सा करना चाहिए था कि जो पेड़ पुराने हो गए उनको काट करके नए पेड़ लगाने देने चाहिए थे जिनकी फलत अच्छी हो। लेकिन बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रकृति के हिसाब से देखेंगे तो ये ज़मीन इतनी खूबसूरत है कि अगर मैं इसमें केला की, पपीता की, अनार की कोई भी खेती करना चाहूँ तो आगे 50 साल तक इसमें कोई फर्टिलाइज़र, कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्र, मैं आपसे एक ही अनुरोध करता हूँ, और ये मैं इसलिए करता हूँ कि देश के 14 करोड़ किसानों की बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आप ट्रेनिंग में आए हो तो आपका भला हो। अगर आप जागेंगे, लोगों को जगाएंगे, खेती का सही बात बताएंगे तो लोगों का भला होगा। और अगर ये सत्यनारायण की कथा की तरह सुन करके चले गए तो आप जहाँ हो कर्जा में डूबे हो, कर्जा में ही डूबे रहोगे। प्राकृतिक खेती का मतलब है किसान कर्ज से मुक्ति पाए, खेती में जो निवेश लगते हैं वो निवेश ना खरीदने पड़े, हमको जो फसलों की उपज मिले उसमें बहुत बेहतरीन टेस्ट हो, उसमें स्वास्थ्य की गारंटी हो। और ये सारी चीज़ें तब होंगी जब ज़मीन का स्वास्थ्य सही होगा। अब ज़मीन का स्वास्थ्य सही नहीं है, उसमें ना कार्बन है ना जीवाणु है, 0.3% कार्बन है। तो आप कोई खेती करोगे तो यूरिया DAP लाओगे। वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिकों ने कहा फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, मान लिया, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन हवा से मिल जाते हैं, मैं मान लिया। नाइट्रोजन, फास्फोरस आप देते हो, और 12 पोषक तत्व कहाँ गए? तो 12 पोषक तत्व चूंकि मैं दे ही नहीं रहा हूँ, और ये कचड़े को, सबको, कार्बनिक पदार्थ को मैं जला देता हूँ, फेंक देता हूँ, बेच देता हूँ, तो ज़मीन में क्या अधिकता हो गई? नाइट्रोजन आपने दी, फास्फेट आपने दी। अब उस फसल की उपज में चाहे सब्जियां हो, चाहे फल हो, चाहे अनाज हो, उसमें जिंक की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीज की कमी, उसकी कमी, उसकी कमी, फिर क्या है? पूरे देश का आदमी सप्लीमेंट्री फूड खाने के लिए मजबूर हो गया। लोगों को अच्छा मौका मिला, आयरन की गोली, जिंक की गोली, मैग्नीज की गोली, कैल्शियम की गोली बिक रही कि नहीं बिक रही? पशुओं के लिए भी, पशु स्वस्थ रहे उसके लिए भी जो है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बिक रहे हैं, और फसलों के लिए भी जो है ना पोषक तत्व बिक रहे हैं। तो समझना, जैसे ही जमीन कमजोर होगी तो फसल को बाहर से पोषण ला के खिलाना पड़ेगा, और सारे पोषण बाजार में मिलते नहीं। तो मैं अंदर कल बोला कि जमीन का स्वास्थ्य अगर सही कर देना, जमीन को हम जान जाएं, जमीन को हम समझ जाएं, जमीन में कार्बन को बढ़ा दें, जमीन में जीवाणुओं की माया बढ़ा दें, यानी कि जमीन की बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सही हो गई, तो ना तो बाजार में कोई ओलिक एसिड बेच पाएगा, ना पल्विक एसिड बेच पाएगा, ना ह्यूमिक एसिड बेच पाएगा, ना फर्टिलाइजर बेच पाएगा, ना हमारी फसल में कोई बीमारी लगेगी तो ना कोई फंजीसाइड बेच पाएगा। और हमारी ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर मजबूत हो गई तो ना कोई बोरिंग का सामान बेच पाएगा, ना हमें बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, ना डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये
धरती और पानी क्या है? सत्य है खेती के लिए। वैसे तो 5 सत्य है अंदर, कल बताया, पंच महाभूत, लेकिन खेती किसानी के हिसाब से आप मान लो जमीन और जल ये सत्य है। और सनातन क्या है? जितने प्रकार की घासें हैं, फसलें हैं, जंगल है, वन वनस्पतियां, वृक्ष हैं, ये सब सनातन है। सारे जलचर, थाले, सभी जलचर और सभी नवचर, ये क्या है? सनातन है। हमारा धर्म क्या है? सत्य को और सनातन को जिंदा रखना, सत्य को सनातन को बचा करके रखना, इसी का नाम खेती है। इसीलिए मैंने अंदर बोला, खेती से बड़ा कोई धर्म नहीं है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है, खेती से बड़ी कोई साधना नहीं है, खेती से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को जमीन की फर्टिलिटी का ज्ञान नहीं है और पीएचडी है, तो बने रहो पीएचडी, तुमको मैं अज्ञानी मानता हूं। तुमने बहुत बड़ी डिग्री ले ली है, लॉ की एलएलएम करके तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, तुमको मैं अज्ञानी मानता हूं। क्योंकि जहां से मेरी दाल रोटी चावल का इंतजाम होता है, जो धरती मुझे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी देती है, हम उसके प्रति वफादार ना हो यार? क्यों? तो हम जब जमीन के प्रति अपनी वफादारी नहीं निभाएंगे तो क्या होगा? भोजन का स्वाद खत्म हो जाएगा, भोजन की पौष्टिकता खत्म हो जाएगी, और आप बीमार से लगोगे, चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं होगी, है? इनकम भी कम हो जाएगी। आमदनी, किसान की आमदनी बढ़ाने का एक ही जरिया है कि उसकी जमीन मजबूत हो जाए। क्योंकि आज अभी वो भाई साहब से बात हो रही थी जो जलगांव से आए हैं, कह रहे थे सचान साहब कोई भी खेती करके देख लिया, अगर 100 रुपया की उपज मिलती है तो 75 रुपये खर्चा हो जाता है। मानते हो कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं कि 75 रुपए की इनकम हो, 100 की नहीं चाहिए हमको 75 रुपए की इनकम हो और खर्चा 0 हो जाए, तो कितने बचे? 75 के 75 बचे। और 100 रुपए की आमदनी हुई, खर्चा 75 हो गया, कितने बचे? तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए ना। इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड, इतना कृषि यंत्र, कहाँ झंझट में पड़ गए यार। तो हम ऐसे सोचेंगे, जैसे मैं कहता हूं कि फर्टिलाइजर देना मेरी मजबूरी है, वैज्ञानिक भी कहते हैं, नीतियां भी कहती हैं फर्टिलाइजर नहीं दोगे तो पैदावार गिर जाएगा। हम ऐसे सोचें कि फर्टिलाइजर देना क्यों जरूरी है, तो पता चल जाएगा कि फर्टिलाइजर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी धरती में पौधे को पालने की सामर्थ्य नहीं है। तो सामर्थ्य बढ़ा दो यार, एक दिन का काम है। सामर्थ्य बढ़ाने की बात सोचोगे तो जिंदगी भर के लिए फर्टिलाइजर से मुक्ति। फिर दूसरा क्या है, हमारी फसलों में रोग लगते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणुओं की माया, जिस दिन लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु आपके खेत में हो गए, कसम भगवान की कोई रोग लगेगा ही नहीं, तो फंजीसाइड से छुट्टी। फिर कोई बोलेगा कीड़ा बहुत लगता है, तो कीड़े के बारे में फिर बता दिया, जिस दिन खेत में जंगल हो जाएगा कीड़ा नहीं लगेगा। जैसे यहाँ कोई पत्ती नहीं काट रहा कीड़ा, जहां पर नींबू का अकेला बाग होगा, इस सीजन में आप देख लेना नींबू की पत्तियों को कीड़ा खा रहा है। लेकिन आप इस पूरे बगीचे में चले जाओ, नींबू के किन्नू के बहुत सारे पेड़ हैं, हमें दिखाओ जरा किस पत्ती को कीड़े ने काट लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ जंगल है, यहाँ उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाली माया भी है। तो नो फर्टिलाइजर, नो फंजीसाइड, नो इंसेक्टिसाइड, और जमीन में नमी पर्याप्त। क्या जरूरत है यार? ठीक है ना? प्राकृतिक खेती इतनी ही है। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था को जानूं, अपनी लागत खेती की घटाऊं, मैं जो खाना खाऊं उससे मैं खा करके स्वस्थ रहूं और दुनिया को भी अच्छा भोजन परोसूं। लेकिन आज क्या है मित्र, आज पूरे देश दुनिया में एक ही चर्चा है, कागज का नोट। मानवता हार गई, इंसान मरता हो तो मर जाए,
किसी को कैंसर होता हो तो हो जाए, हमको तो कागज के नोट से मोहब्बत है। एट एनी कास्ट, सारे लोगों को, गरीब से लेके बहुत बड़े अमीर तक, सबको क्या चाहिए? कागज का नोट। फिर आदमी मरे या जिए, रिश्ते रहें या बिगड़ जाएं, और इंसान इंसान के बीच के रिश्ते ना बिगड़ें। हमारा ज़मीन भी बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, मेरी ज़मीन का पानी भी सूख जाए तो सूख जाए, मेरे जंगल ख़त्म होते हो तो ख़त्म हो जाए। मेरे पास जिस दिन 5 करोड़ रुपया होगा ना, तो उसको ये लगता है बेवकूफ़ को कि मैं ऑक्सीजन के सिलेंडर से सांस ले लूँगा, मैं मिनरल वाटर से काम चला लूँगा। मित्र बता दूँ, किसी का काम नहीं चलेगा। तो किसान की ड्यूटी है, देश के किसान की ड्यूटी है कि अपनी ज़मीन के प्रति वफादारी निभाए। और किसान के बच्चे जो पढ़ लिख करके बाहर चले गए हैं नौकरी में, धंधे में, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने पिता के साथ फर्ज निभाएं। यानी कि आज की तारीख में किसान के बच्चे जो सरकारी और प्राइवेट सेवा में चले गए, क्या कर रहे हैं? वो किसान की ही ऐसी तैसी कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी ज़मीन की ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो किसान का बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, किसान अपनी ज़मीन का नहीं हुआ। इतनी सी कहानी है। इतनी कहानी समझ में आ जाए तो सब कल्याण। नमस्कार।